नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? नर्वस सिस्टम के अंदर लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, सिवाय एक सेल के, एंड दैट इज द माइक्रोग्लिया या माइक्रोग्लिया जिसे आप कह सकते हो। अब ये जो माइक्रोग्लिया है ना, ये मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। मीजोडर्मल कैसे? मीजोडर्मल का मतलब ये है कि मीजोडर्म से डिराइव हुआ है। अच्छा, एक बात तो हमने डिस्कस की थी। दूसरी बात, हमने एक बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी नर्वस सिस्टम की, और उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम को आप सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक जिसे आप कहते हो सीएनएस, और एक जिसे आप कहते हो पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये सीएनएस और पीएनएस क्या चीज थी? लेट्स सपोज दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, अजीब सी ह्यूमन बॉडी, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ ह्यूमन बॉडी। अब मैं क्या करूं, अगर एक लाइन ड्रॉ करूं बॉडी के मिड में, सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इसे आप कहते हो सेंट्रल एक्सिस। अब नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो आपको सेंट्रल एक्सिस पे मिलता है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके अलावा जितना भी नर्वस सिस्टम होगा, दैट इज द पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, दैट इज द पैराफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, चलो, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि सीएनएस के अंदर दो ही चीजें आ जाती हैं। एक आपका आता है ब्रेन, और दूसरी चीज आती है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जबकि पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या डिवीजन थी, बोलो भैया? पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या डिवीजन थी? पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपली आप इसे डिवाइड कर देते हैं मोटर और सेंसरी के अंदर, मोटर और सेंसरी के अंदर। फिर मोटर को आप फर्दर डिवाइड कर देते थे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो बेसिकली आपकी सोमैटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सोमैटिक एक्टिविटीज क्या होते हैं भैया, बोलो? सोमैटिक एक्टिविटीज क्या होती है, बोलो? हाँ देखो, बेसिकली जो एक्टोडर्म है वो स्किन को भी बनाता है और फिर आपका नर्वस सिस्टम भी बनता है। यस, तो जितनी भी आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जितनी भी आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है उनको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देन सोमैटिक नर्वस सिस्टम को आप फिर फर्दर डिवाइड कर देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम को आप फर्दर डिवाइड कर देते हैं नॉर्मली दो तरह के नर्वस सिस्टम, सॉरी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप डिवाइड कर देते दो तरह के नर्वस सिस्टम में। वेट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप डिवाइड कर देते, एक था आपका पैरासिम्पैथेटिक और एक था आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, ये बेसिक सी चीज है। नाउ बोलो भाई, अगर आपसे बोला जाए कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, तो आप कहोगे फ्लाइट, फ्लाइट, फ्राइट या फाइट रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, आपके सामने आ गया शेर। अब आपके सामने शेर आया, आपके पास तीन रास्ते हैं, लड़ जाओ, डर जाओ या भाग जाओ, ये तीन रास्ते। इस वक्त जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या होगा? फॉर एग्जांपल, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसके अलावा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, दो तीन चीजें और भी होंगी, वो अभी आप आगे देखेंगे। बट स्टिल, अब जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो अब बॉडी वापस नॉर्मल कंडीशन में आ गई। फॉर एग्जांपल, आप भाग गए,
अब जब आप भाग गए, बॉडी वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ गई, तो अब आपने हार्ट बीट को मुसलसल बढ़े नहीं रहने देना, आपने रेस्पिरेटरी रेट को मुसलसल बढ़े नहीं रहने देना, आपने इन तमाम चीजों को क्या करना है, वापस लेकर आना है। अब इन तमाम चीजों को वापस लेकर आने के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, बोलो भाई? रेस्ट और डाइजेस्ट वाला नर्वस सिस्टम, जिसे आप कहते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर मैं आपसे सवाल करूं, दिस इज वन ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इस वक्त जब मैं रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हूं, यहां पे मौजूद हूं, इस वक्त मेरा कौन सा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? बोलो, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक? अच्छा, मेजॉरिटी कह रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक। देखो, इस वक्त मेरी बॉडी में बैलेंस है बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्या मतलब? अगर मेरी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, अभी वो हम आगे देखेंगे, तो हमारा हार्ट रेट डाउन हो जाएगा, हमारा रेस्पिरेटरी रेट डाउन हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। बट द फैक्ट इज कि इस वक्त बॉडी में बैलेंस है बिटवीन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दैट्स व्हाई बॉडी नॉर्मल कंडीशन। फॉर एग्जांपल, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा? हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है, और भी कई सारी चीजें होंगी, उनको भी हमें आगे देखना है। चलो, ये तो जनरल डिस्क्रिप्शन थी किसकी, आपके नर्वस सिस्टम की। अब हमने डिस्कस करना है जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज द सीएनएस। ठीक है, सीएनएस को डिस्कस करना है। चलो सीएनएस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ठीक है, चलो सबसे पहले डिस्कशन करनी है हमने द डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर ये तो हमारी किताब के अंदर एग्जैक्ट हेडिंग के साथ तो कहीं नहीं लिखा। सवाल, ये हमारी किताब में एग्जैक्ट हेडिंग के साथ तो कहीं नहीं लिखा, डेवलपमेंट का वर्ड भी कहीं नहीं लिखा। लेकिन जब आप पूरे टेक्स्ट को पढ़ोगे तो वहां पे इन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, और वो ब्लंडर ये है कि इन्होंने टीलेंसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन, मेटेंसेफेलॉन, मीसेंसेफेलॉन के बारे में बात की है, लेकिन इन्होंने डेवलपमेंट को पूरी तरीके से नहीं बताया। अगर आपने इस पूरे टॉपिक को समझना है तरीके से, तो उसके लिए एक ही तरीका होता है कि पहले आप डेवलपमेंट समझो, और डेवलपमेंट जैसे ही आपको समझ में आ जाएगी तो बाकी तमाम चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं यहाँ डेवलपमेंट की बात करूं, तो आपको पता है कि आपके पास होती है एक नर्व कॉर्ड। ठीक है, नर्व कॉर्ड होती है, लेट सपोज इसको मैं नाम रखता हूं, लेट सपोज ये आपके पास क्या है, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड, ठीक है। अब ये नर्व कॉर्ड जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ती है, इस नर्व कॉर्ड की ये वाली जो एंड है, जिसे आप कहोगे इंटीरियर एंड, ठीक है, इस एंटीरियर एंड पे कुछ स्वेलिंग्स अपीयर होती हैं। इस एंटीरियर एंड पे एक स्वेलिंग अपीयर होती है, नॉट एक, बेसिकली 3 स्वेलिंग्स होती हैं। उन 3 स्वेलिंग्स को आप क्या कहते हैं? अगर आप देखो तो दिस इज द सिंपल थिंग जो मैंने आपको बताई कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपके पास ये नर्व कॉर्ड, इस नर्व कॉर्ड में क्या अपेयर हुई, 3 स्वेलिंग्स अपेयर हुई। एक स्वेलिंग ये है, फिर उसकी मिड स्वेलिंग एंड देन द लास्ट वन। तो सबसे ऊपर एक स्वेलिंग नजर आ रही है, फिर मिड में और फिर लास्ट में। ये जो 3 स्वेलिंग्स है ना, यही 3 स्वेलिंग्स आगे आके आपका क्या बनाएंगी, यही 3 स्वेलिंग्स आपके आगे जाके ब्रेन में, नहीं, नोटोकॉर्ड इज डिफरेंट। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज डिफरेंट, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में फर्क है। ठीक है, चलो अच्छा, तो सबसे पहले ये जो 3 स्वेलिंग्स अपीयर हुई, इन 3 स्वेलिंग्स को आपने क्या कहा, इन 3 स्वेलिंग्स में से सबसे ऊपर वाली स्वेलिंग है, दैट इज कॉल्ड द मीसेंसेफेलॉन।
देन बीच वाली को आपको सॉरी प्रोजेंसेफेलॉन, देन बीच वाली को आप क्या कहोगे मेसेंसेफेलॉन, देन द लास्ट वन इज कॉल्ड द रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन, ये तो चलो। तो सबसे ऊपर वाली स्वेलिंग कौन सी है? प्रोजेंसेफेलॉन, प्रोजेंसेफेलॉन। फिर मेसेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, देन रोम्बेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। तो तीन स्वेलिंग्स अपेयर हुए हैं, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन एंड रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, अब होता क्या है, अब होता यह है कि इस प्रोजेंसेफेलॉन से आपका बनेगा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन किससे बनेगा? प्रोजेंसेफेलॉन से। मेसेंसेफेलॉन से बनेगा आपका मिड ब्रेन, और रोम्बेनसेफेलॉन से आपके बनेगा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब ये जो तीन स्वेलिंग्स है, ये तीन स्वेलिंग्स यहां पे नहीं रुकती, बल्कि फर्दर कुछ स्वेलिंग्स अपेयर होती। ये देखो, अगर आप यहां देखो तो ये जो प्रोजेंसेफेलॉन है, ये जो प्रोजेंसेफेलॉन है, इस प्रोजेंसेफेलॉन में आगे फर्दर दो स्वेलिंग्स अपेयर हुई। इन दो स्वेलिंग्स को आपने कहा टीलेंसेफेलॉन और डायंसेफेलॉन, यानी कि प्रोजेंसेफेलॉन आगे जाके दो फर्दर स्वेलिंग्स के अंदर कन्वर्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड टीलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। सो दिस इज द टीलेंसेफेलॉन एंड दिस इज द डायंसेफेलॉन। ये पूरा पहले क्या था? ये पूरा पहले था प्रोजेंसेफेलॉन। उसके बाद मेसेंसेफेलॉन एक ही रहा। ये जो रोम्बेनसेफेलॉन थे ना, इस रोम्बेनसेफेलॉन में फर्दर दो स्वेलिंग्स अपेयर। ऊपर वाली को कहा आपने मेटेनसेफेलॉन और नीचे वाली को कहा आपने माइलेनसेफेलॉन। अब इसको यहां ड्रॉ भी कर लेते हैं। चलो, ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करते हैं हम। ये आ गई आपकी नर्व कॉर्ड। ठीक है, ये आ गई आपकी नर्व कॉर्ड। देन रोम्बेनसेफेलॉन में दो स्वेलिंग्स, देन मेसेंसेफेलॉन, और देन चलो। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि रोम्बेनसेफेलॉन में दो स्वेलिंग्स अपेयर हुई, फिर मेसेंसेफेलॉन, और देन फिर ये दो स्वेलिंग्स। अच्छा, ये तो आ गई आपकी मेसेंसेफेलॉन। ठीक है, ये आ गया आपका ऊपर वाला। क्या था भाई, बोलो मेरे साथ। ऊपर वाले को आपने क्या कहा था? ऊपर वाली स्पेलिंग को आपने क्या कहा? दिस इज द रोम्बेनसेफेलॉन। ये है रोम्बेनसेफेलॉन। ऊपर स्पेलिंग क्या है? आई वांट योर आंसर्स। बोलो भैया। दिस वन रोम्बेनसेफेलॉन दो स्पेलिंग्स के अंदर कन्वर्ट हुआ था। दिस इज नंबर वन एंड दिस इज नंबर टू। नंबर वन क्या थी? मेटेनसेफेलॉन या माइलेनसेफेलॉन? बोलो भाई। दिस
वन इज मेटेनसेफेलॉन, और नीचे वाली क्या थी? माइलेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन। ठीक है, चलो चलो ठीक है, चलो ठीक। अब हमारे पास आ गई ये दो स्वेलिंग्स ऊपर आपको नजर आ रही है, एंड दे आर प्रोजेनसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन। इस प्रोजेनसेफेलॉन की जो सबसे ऊपर वाली स्वेलिंग बनी, दैट इज द टीलेनसेफेलॉन, and the second one is called the diencephalon. अब किससे क्या बनता है वो भी हमने आगे देखना है, इंतजार करो। बट ये बेसिक चीज क्लियर हो गई? बोलो भाई, ये बेसिक चीज क्लियर हो गई? इतना क्लियर है? बेटा इससे ब्रेन बनेगा ना, इससे ब्रेन बनेगा। स्वेलिंग आने का मतलब ही यही है कि इससे ब्रेन बनेगा। दैट इज नॉट बेसिकली द स्वेलिंग, दैट इज कॉल्ड द वेसिकल फॉर्मेशन। अगर आप यहां देखो तो यहां पे आपको नजर आएगा कि दिस, सी दिस, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी दिस, सबसे पहले तीन प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बने, देन ये जो तीन थे इसमें प्रोजेनसेफेलॉन कन्वर्ट हुआ टीलेनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन के अंदर, और रोमेनसेफेलॉन कन्वर्ट हुआ मेटेनसेफेलॉन, माइलेनसेफेलॉन के अंदर। ठीक है, दिस इज 5 वीक एम्ब्रियो, दिस इज 3 to 4 वीक एम्ब्रियो। तो अगर आपसे यहां से पूछ ले कि ये वाली स्वेलिंग्स कब नजर आएंगी, तो आप ये लिखोगे कि भाई, वैसे पूछा नहीं जाता है आपके लेवल पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सुन लो, लिखा हुआ है तो मैं बता दूं। दिस इज 3 to 4 वीक एम्ब्रियो। अगर 3 to 4 वीक का आप एम्ब्रियो देखो तो कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ब्रेन की डेवलपमेंट किस वीक में स्टार्ट होगी, तो आप क्या बोलोगे? बोलो बोलो बोलो, लिखे में भाई 3 to 4। ठीक है, चलो और ये 5 वीक का हो गया। चलो, दिस इज द 5 वीक एम्ब्रियो, दिस इज द 5 वीक एम्ब्रियो। सही है, चलो ये याद रख सकते हैं। इतना क्लियर? इतना क्लियर है? इज इट क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे 10 मिनट का 10 से 15 मिनट का नमाज ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, अजान हो रही है तो हम नमाज ब्रेक की कोशिश करते हैं। तो 10 मिनट बाद हम क्लास करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक है। चलो, अब तक हमने डिस्कस किया, अगर आप यहाँ देखो तो अब तक हमने डिस्कस किया कि हाँ, कि सबसे पहले हमारे पास
नर्वस सिस्टम की डिवीजन क्या है, देन वी डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, एंड देन हमने ये सब डिस्कस किया। अच्छा, अब एक चीज जो यहाँ पे रह गई थी वो ये कि जो बाकी ट्यूब नजर आ रही है ना, दिस इज द नर्व कॉर्ड, इससे बनेगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। क्या बनेगा? स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज द फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड, आप ये कह सकते हो दिस इज द फ्यूचर स्पाइनल कॉर्ड। अब हमने नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट को पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं ब्रेन के ऊपर। पहले ब्रेन डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो ब्रेन डिस्कस करते हैं। देखो, ओके, ठीक। अब अगर आप यहां देखो तो पहली चीज आपने क्या याद रखनी है कि किसी भी वाइटल ऑर्गन क्या होता है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। कौन से ऐसे वाइटल ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं? नेम सम वाइटल ऑर्गन्स। हाँ, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता? हार्ट, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, दे आर वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल ऑर्गन, किडनी चाहिए, ये वो ऑर्गन है जो वाइटल ऑर्गन है। और अल्लाह ताला ने वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट किया तीन जरियों से, ठीक है? अब वो तीन जरिए कौन से हैं जिनसे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया गया है? सबसे पहली चीज होती है जिसको आप कहते हो बोन। बोन की प्रोटेक्शन की, बोन के अलावा फिर आपकी प्रोटेक्शन है मेम्ब्रेन के जरिए, फिर ब्रेन से प्रोटेक्शन। ये तीन ही जरिए होते हैं भाई। अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई ब्रेन को कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है, तो आप क्या कहोगे? भैया नर्व कॉर्ड तमाम कॉर्डेट्स के अंदर आपको मिलेगी। कॉर्डेट्स के चार जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ना, किसी एंड पे आपको उनकी नर्व कॉर्ड। प्रोटोकॉल इज डिफरेंट, वो भी हमारी। अच्छा, चलिए तो अब देखो, अगर आप यहां देखो तो दिस इज सिंपल ट्रांसफर सेक्शन, सीरियस। देखो, सबसे पहले प्रोटेक्शन के लिए, आपके ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए तीन ही रास्ते हो सकते हैं। ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए तीन ही रास्ते हो सकते हैं। कौन से तीन रास्ते हैं भाई? सबसे पहला रास्ता है आपके पास, सबसे पहला रास्ता है आपके पास बोन, देन मेम्ब्रेन, देन फ्लूइड। ठीक है, यही तीन रास्ते। अब ब्रेन को कौन सी बोन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? तो ये इतनी बड़ी जो आपको नजर आ रही है, दिस इज द स्कल, दिस इज द स्कल। अब स्कल में भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है फेशियल बोन, एक होती है क्रेनियम। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो फेशियल बोन, ये जो क्रेनियम है ना, जिसे आप न्यूरोक्रेनियम भी कह सकते हैं, ये न्यूरोक्रेनियम आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ब्रेन को। उसके अलावा पीछे जो कुछ बच गया, दैट इज द फेशियल बोन्स। उन्हें आप क्या कहोगे? फेशियल बोन्स कहोगे। फेशियल बोन्स हम पढ़ चुके हैं। अब ये आपको नजर आ रहा है स्कल, तो सबसे पहले आपको नजर आएगी स्किन। अगर आप लेयर कट करो तो सबसे पहले ऊपर आपको क्या नजर आएगी? स्कैल्प की स्किन। स्किन, इस स्किन के बिल्कुल नीचे ये क्या मौजूद है? स्कल, क्रेनियम जिसे आप कहो। अब क्रेनियम के अंदर ये कौन सी बोन होती है भाई? बोलो। दिस वन इज फ्रंटल, दिस वन इज पैराइटल, देन ऑसिपिटल, देन टेम्पोरल। सिंपल है ना? चलो, तो ये आ गई स्किन। स्किन के बिल्कुल नीचे ये क्या नजर आ रहा है? दिस इज द दिस इज द क्रेनियम, स्कल का हो गया। अब इस बोन तो आपको समझ में आ गई, ठीक है? अगर मैं यहां लिखूं तो कौन सी बोन से प्रोटेक्शन है? तो यू कैन से स्कल। प्रिसाइजली अगर आपसे पूछ ले तो क्रेनियम। चलो, अब आ जाओ मेम्ब्रेन के ऊपर। सीरियस, यहां पे अगर आप गौर से देखो तो यहां पे आपको
ये क्या नजर आ रही है? These are the membranes. अब ये membranes कैसी होती है? देखो सबसे पहले अगर मैं यहां बनाऊं चलो अब मैं यहां ड्रॉ करता हूं. Let's suppose this is the brain example. चलो मैं इसको थोड़ा सा इधर. Let's suppose this is the brain. तो सबसे ऊपर क्या है? सबसे ऊपर कौन सी आपकी लेयर मौजूद है? दिस वन इज स्कल. ठीक है, स्कल एग्जाम्पल. स्कल के नीचे आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है और ये 3 लेयर्स मौजूद है. कितनी लेयर्स है? 3 लेयर्स. अगर आप यहां देखो तो दिस इज द स्कल. इस स्कल के नीचे ये जो 3 मेम्ब्रेन नजर आ रही है दे आर कॉल्ड मेनिंजीज. अगर इन मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन हो जाए क्या कहते हैं? अगर इन मेनिंजीज की इन्फ्लेमेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड द मेनिंजाइटिस. उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं? गर्दन तोड़ बुखार. उर्दू में कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार. खैर अब यहां पे जो 3 लेयर्स नजर आ रही है सबसे बाहर होती है ड्यूरा मैटर. फिर होती है कौन सी? आपने याद रखना है डैप से. DAP बाहर से अंदर. बाहर होगी ड्यूरा. फिर होगी एराकेनॉइड. फिर कौन सी लेयर होगी? द थर्ड वन इज कॉल्ड द पाया मैटर. अब ये जो मैंने पाया और ब्रेन के दरमियान ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है ना ये नहीं होता. बिल्कुल एग्जैक्टली दिस वन इज ब्रेन और इसके ऊपर पाया मैटर चिपकी हुई होती है. अब आपने क्या याद रखना है कि स्कल और इस ड्यूरा के बीच में ये जो स्पेस है इस स्पेस को क्या कहोगे? बोलो 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 बोलो. ड्यूरा और स्कल के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द एपीड्यूरल स्पेस या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस. ड्यूरा के बाहर है तो एपीड्यूरल. देन मैं कलर चेंज करता हूं यहां पे. एक स्पेस आपको ये नजर आ रहा है जो मैंने ये ग्रीन से बनाया. ड्यूरा और एराकेनॉइड के बीच में है तो इसे आप कहोगे सब ड्यूरल स्पेस. क्या कहोगे? सब ड्यूरल स्पेस. फिर आपको नजर आ रहा है मैं ब्लू से बनाता हूं. ब्लू तो ऊपर भी दिया है. अब ये जो आपको येलोइश कलर से नजर आ रहा है दिस इज व्हाट? ड्यूरा और एराकेनॉइड के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड द सब एराकेनॉइड सब एराकेनॉइड स्पेस. क्या कहोगे? सब एराकेनॉइड स्पेस. इस सब एराकेनॉइड स्पेस की क्या इंपॉर्टेंस है? बोलो भाई. इस सब एराकेनॉइड स्पेस के अंदर एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड का नाम है CSF. CSF बोले तो बोलो. CSF बोले तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. क्या कहोगे भाई? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब सवाल ये होता है कि सर ये आ गया CSF. ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए पहले आपकी आ गई स्कल. फिर आ गई 3 मेनिंजीज और फिर आ गया आपके पास फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड इज बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? फॉर एग्जांपल आप कूदते हो. अब जब आप कूदते हो तो अगर ये फ्लूइड ना हो तो ये शॉक एब्जॉर्बेंस कैसी होगी?
नहीं हो पाएगी। अगर शॉक एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो देयर विल बी डैमेज टू द ब्रेन, दैट इज क्वाइट डिफरेंट है। अब इस सीएसएफ के बारे में क्या याद रखना है, अगर मैं सीएसएफ की बात करूं तो सीएसएफ प्रोड्यूस कहां पे होता है, तो आप कहोगे सीएसएफ प्रोड्यूस होता है ब्रेन में कुछ खाली जगह होती है जिन्हें आप कहते हो वेंट्रिकल्स। तो यहां पे अगर मैं सीएसएफ के बारे में बात करूं तो सीएसएफ कहां पे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस्ड इन वेंट्रिकल्स। दिस इज अ पॉइंट। अब सीएसएफ की कॉम्पोजिशन क्या होगी, सीएसएफ की कॉम्पोजिशन क्या होगी, सीएसएफ की कॉम्पोजिशन की बात करूं तो सीएसएफ के अंदर जो कॉम्पोजिशन प्लाज्मा की होती है वही कॉम्पोजिशन सीएसएफ की होती है, सिवाय दो तीन चीजों की। और वो दो तीन चीजें कौन सी है, प्रोटीन कम होगा, कंटेन लेस प्रोटीन, और दूसरी बात ये कि दो तीन आयंस ऐसे होते हैं जिनकी कंसेंट्रेशन में फर्क होता है, नॉर्मल। तो ये हो गया आपका सीएसएफ। बाकी इसके अंदर आपने और क्या याद रखना है, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, लिख देता हूं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल, ठीक है, इतना क्लियर है, बोलो बोलो। क्लियर है, मजा आ रहा है। हाँ भाई, ये ठीक है, चलो। नहीं नहीं, साइटोप्लाज्म इज डिफरेंट, प्लाज्मा इज डिफरेंट, प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है, साइटोप्लाज्म की कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। तो ये अगर आपको, ये अभी हमने डिस्कस किया, इसके अंदर क्या डिस्कस किया, इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि सबसे पहले आपको स्किन मिलेगी, स्किन के नीचे स्कल नजर आ रहा है, स्कल के साथ सबसे पहले आपको नजर आ रहा है क्या, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पाया, देन अराकिनॉइड एंड देन ड्यूरम, ठीक है। चलो, ये तीन चीजें आप याद रख सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं। चलो आगे बढ़िए, चलो चलो, अब आ जाओ ब्रेन के ऊपर, और ब्रेन की कुछ चीजें डिस्कस करनी है इसमें, ठीक। अब हम डिवीजन ऑफ ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि ब्रेन को आप कैसे डिवाइड करते हो, डिवीजन। तो अगर मैं ब्रेन की बात करूं, जो कि इतनी देर से कर भी रहा हूं, तो ब्रेन को आप डिवाइड कर सकते हो ब्रीफली तीन पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन। अब कहां फोर ब्रेन है, कहां मिड ब्रेन है, कहां हाइंड ब्रेन है, ये देखो, सी दिस, ठीक है। यहां तक आपको नजर आ रहा है फोर ब्रेन, देन दिस विल बी द मिड ब्रेन, और भी जितना नीचे ये जितना आपको नजर आ रहा है ना, नीचे नीचे तो स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी, ये आपको नजर आ रहा है क्या, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और नीचे दिस वन इज हाइंड, ठीक, क्लियर है, बोलो भाई।
तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। अब अगर मैं आपसे पूछूं फोर ब्रेन कहां से बना था, फोर ब्रेन की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल ओरिजिन क्या था, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहोगे फोर ब्रेन बना था प्रोजेनसेफलॉन से, प्रोजेनसेफलॉन से, प्रोजेनसेफलॉन से। मिड ब्रेन कहां से बना था? मीसेंसेफलॉन से। और हाइंड ब्रेन कहां से बना था? रोम्बेनसेफलॉन। क्लियर है? ये आ जाओ। अब आ जाओ फोर ब्रेन पे, हमने डिस्कशन करनी है और फोर ब्रेन के बारे में कुछ चीजें देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन। यहाँ पे एक और स्लाइड लेते हैं। और अब फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ फोर ब्रेन के बारे में सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, फोर ब्रेन के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आ रहा है दिस आउटर वन, एंड दिस इज कॉल्ड द सेरिब्रम। क्या कहते हो? सेरिब्रम। और सेरिब्रम के अंदर ये वाले जो पार्ट्स नजर आ रहे हैं ना, दे आर द डीप स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेरिब्रम। वो आगे की चीज है, बट अभी हमने क्या याद रखना है, ये आपको नजर आ रहा है सेरेब्रम, और फिर ये आपको कुछ इनर पोर्शन नजर आ रहा है। यानी कि फोर ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स हो गए। कौन से दो पार्ट्स हो गए भाई? बोलो बोलो। सेरिब्रम और बाकी जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर यहां देखो तो यहां पे लिख भी देते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन पे डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया फोर ब्रेन को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। वैसे कुछ बुक्स इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो चलो तीन ही लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। एक है सेरिब्रम, दूसरा है थैलेमस, और उसके अलावा आपकी कुछ इमोशनल सेंटर्स मिलते हैं, दे आर कॉल्ड द लिम्बिक सिस्टम। थैलेमस, सेरिब्रम, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, ओके। अब फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहली बात क्या है, अगर मैं आपसे लेट सपोज एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आपका ब्रेन का कौन कौन सा पार्ट सबसे लार्जेस्ट पार्ट है? ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन? तो आप क्या कहोगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन? क्या जवाब होगा? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या होगा? ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है सेरेब्रम। सेरेब्रम, सेरेब्रम कौन सा लार्जेस्ट पार्ट होगा? तो आप क्या कहोगे? सेरिबेलम नहीं, सेरेब्रम। शाबाश, ठीक है। आ जाओ। तो फोर ब्रेन में आपने क्या याद रखना है? फोर ब्रेन में आपने याद रखना है कि फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरेब्रम। याद है फोर ब्रेन किससे बना था? फोर ब्रेन बना था प्रोजेंसेफलॉन से। प्रोजेंसेफलॉन की भी फर्दर दो आगे जो है वो स्वेलिंग्स बनी थी। कौन सी थी वो दो स्वेलिंग्स?
हाँ भाई, कौन सी थी वो 2 स्वेलिंग्स? टीलन सेपरान एंड डायन। तो ये जो सेरेब्रम है ना, ये बनता है टीलन सेपरान, और बाकी के जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं ये बनते हैं डायन सेपरान। तो कुछ किताबें ये कहती हैं कि आप सिंपली फोर ब्रेन को डिवाइड कर सकते हो टीलन सेपलान एंड डायन सेपलान के अंदर, बट मैं डिवाइड नहीं करता। क्यों डिवाइड नहीं करता? क्योंकि वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, वो ये वाली चीज नहीं, ठीक है। तो आपका जो टीलन सेपलान है उससे बनता है सेरेब्रम, और जो डायन सेपलान है उससे बनते हैं डीप स्ट्रक्चर्स। अब अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे आपको नजर आएगा, सिंपली सी दिस, सी दिस, ये देखो। अगर आप यहां देखो तो ये नजर आ रहा है सेरेब्रम, देन डीप स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब इसके अंदर क्या याद रखना है कि हमारा जो सेरेब्रम है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कुछ इस तरह से होता है, 2 हाथ में। अगर मैं यहाँ बना दूं, ये ये एक हाफ है। लेट्स सपोज दिस इज द लेफ्ट पार्ट, ठीक है, एंड देन द राइट। तो एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होगा, एक राइट हेमिस्फीयर होगा। बॉडी में जो सेरेब्रम है, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रम, राइट और लेफ्ट सेरेब्रम। क्या इंपॉर्टेंस है राइट और लेफ्ट सेरेब्रम की? ये तो बचपन में पढ़ी हुई चीज है। हाँ, यहाँ लिखता हूँ सेरेब्रम। तो सेरेब्रम में 2 हेमिस्फीयर्स हो गए, एक हो गया आपका राइट हेमिस्फीयर और एक हो गया आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। Right side of the body control the right side of the right hemisphere control the left side of the body, and left hemisphere control the right side. उल्टा, उल्टा, यानी कि आपका दिमाग ही उल्टा काम करता है। अगर कोई आपसे कहे ना आपका दिमाग उल्टा काम करता है, तो आपको बिल्कुल करता है, नॉर्मल फंक्शन है। चलो, अच्छा, अब ये देखो, क्या आपका आ गया ठीक है। ये करने रहा है क्या? ठीक है, लेट्स सपोज ये सेरेब्रम, इस सेरेब्रम में 2 पार्ट्स होते हैं। जो आउटर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो जो आउटर होता है दैट इज द ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। बोलो भाई। ग्रे मैटर और द व्हाइट मैटर, बोलो। तो बाहर मिलेगा आपको ग्रे मैटर और अंदर क्या होगा? व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर, इतना क्या है? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। वैसे ग्रे मैटर किससे बनता है? ग्रे मैटर किससे बनता है, क्या बोलोगे? हाँ भाई, ग्रे मैटर किससे बनता है? ग्रे मैटर किससे बनता है, पढ़ा चुका हूं। ग्रे मैटर बनता है सेल बॉडीज,
किससे बनता है? सेल बॉडीज से। व्हाइट मैटर किससे बनता है? बोलो, व्हाइट मैटर किससे बनता है? बोलो 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 बोलो। व्हाइट मैटर व्हाइट अपेयर होता है, तो व्हाइट मैटर व्हाइट अपेयर क्यों होता है? बिकॉज देयर इज द कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन इन द सीएनएस। ये बहुत सिंपल सिंपल सी बातें कर रहा हूं, कुछ भी नई चीज। ओके, अब इसके अंदर आपने कुछ और चीजें भी याद रखनी है, और वो कुछ और चीजें क्या क्या है उनको हम साथ साथ देखते रहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या याद रखना है बेटा? जब सेकेंड ईयर एंड हो जाएगी तो हम फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, बस इतना इतना काफी है। तो आउटर हो गया ग्रे मैटर, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और अंदर हो गया व्हाइट मैटर। अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? बोलो बोलो बोलो। आपकी बॉडी में सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के काम आता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्टेक्स और द ग्रे मैटर, हमारी जो ब्रेन में डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफी जबरदस्त है एज कंपेयर टू बाकी। ठीक है, चलिए। अब कहा यह जाता है कि इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर तकरीबन 10 टू तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 10 टू 50 बिलियन न्यूरॉन्स, 10 टू 50 बिलियन न्यूरॉन्स मिलते हैं सिर्फ कहां पे? आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे फर्दर 6 लेयर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, वो आपके लेवल पे नहीं है, आप छोड़ सकते हो। चलो, ब्रेन जब तक पूरा हो जाएगा फिर हम इंशाल्लाह क्लास फाइट करेंगे, ठीक है? चलो, अब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जब आप देखते हो, लेट्स सपोज इधर, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है कॉर्टेक्स, यानी कि सेरेब्रम। अब अगर आप इस सेरेब्रम को देखते हो ना, तो इस सेरेब्रम के अंदर ये आपको कुछ डिप्रेशन नजर आ रहा है, ये गड्ढा है, और ये कुछ एलिवेशन नजर आ रहा है। एलिवेशन का मतलब उभार। अगर आप ब्रेन को टच करोगे ना तो आपको कुछ उभार नजर आएंगे और कुछ डिप्रेशन नजर आएंगे। इन डिप्रेशन को आप कहते हो सल्काई, और इन उभार को आप कहते हो गायराई। गायरस, गायरस इज द सिंगुलर और सल्कस इज द सिंगुलर। सल्काई एंड गायराई। नहीं भी पढ़ोगे तो चलता, कोई मसला नहीं, इतना चल सकता, इसमें कोई मसला। मैं सुकून से इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपने थोड़ा सा सिस्टम को चेंज किया ताकि चीजें जो है ना वो आराम से आपके लिए इजी हो जाए। क्लियर है? क्लियर है? बोलो 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 भैया, आई वांट योर आंसर्स। मजा आ रहा है? यस, पूरा प्रिंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बेहतरीन। Cortex or outer one is the cortex, outer one is the cortex, and the inner one is the white matter, सेल का गायब है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कुछ चीजें। 2 सेकंड। यस, हाँ 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 हाँ, शाबाश। वेट, जस्ट वन थिंग, एक चीज जो रह गई, वो क्या चीज थी? देखो, अगर आप यहाँ देखो तो इन दोनों ब्रेन्स के हेमिस्फीयर को आपने आपस में जोड़ना है नहीं जोड़ना? बोलो बोलो बोलो। इन दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ना है या नहीं जोड़ना? बिल्कुल जोड़ना है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या मौजूद है? उसके लिए यहाँ पे मौजूद है आपके पास एक स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हो कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हो? कॉर्पस कैलोसम। एक कॉर्पस आप रिप्रोडक्शन में भी पढ़ते हो, कौन सा कॉर्पस है? तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है आपके पास? कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, चलिए।
अब हम एक काम ये करते हैं कि इसका 3D मॉडल भी देख लेते हैं। आज क्या 3D मॉडल भी देख लेते हैं। ओके चलो, अब असल असल गेम यहाँ पे, असल गेम यहाँ पे इधर देखना। चलो इसका 3D मॉडल भी हम डिस्कस कर लेते हैं आज के अंदर, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, अब आएगा मजा, अब आने वाला मजा। देखो सबसे पहले ये देखो, अगर मैं यहाँ, ओके चलो अब इधर देखो, सबसे पहले पूरा ब्रेन आपको नजर आएगा यहाँ पे, एंड दिस इज द कंप्लीट ब्रेन। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं पीठ, तो अच्छा ये लोड हो रहा है, 2 मिनट वेट करें, लोड हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, ये आ गया राइट हेमिस्फीयर, अगर मैं घुमाऊंगा तो ये क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर, नजर आ रहा है। ये देखो, ये सामने से आपका ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है, दिस इज द राइट हेमिस्फीयर एंड दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर। अगर मैं पूरा यहाँ पे दिखा दूं, ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है राइट हेमिस्फीयर एंड दिस इज द लेफ्ट हेमिस्फीयर। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है, कॉर्पस कैलोसम। ये देखो, इधर देखो, वेयर इज द कॉर्पस कैलोसम। Let me see. हाँ, ये ये आपको नजर आ रहा है वो स्ट्रक्चर जो राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से जोड़े। क्लियर है, क्लियर है भैया। चलो अब आ जाओ, तो जो इंपॉर्टेंट बात मैंने डिस्कस करनी थी वो थी सेरेब्रम के बारे में ना, ठीक है। सेरेब्रम के बारे में जल्दी से कुछ चीजों को देख लेते हैं। बेटा मैं स्पीच सुकून से पढ़ा रहा हूं ताकि आप इस सिस्टम के साथ जो है ना वो कोइंसाइड कर सको। अब सेरेब्रल हेमिस्फीयर का वो पार्ट जो फ्रंटल एरिया पे होता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब। अब ये फ्रंटल लोब क्या क्या आपकी बॉडी में कंट्रोल करता है, ये फ्रंटल लोब, दिस इज द फ्रंटल लोब। अगर मैं यहां दिखाऊं, ये देखो, ये देखो, मैं दिखाता हूं, सी, ये क्या है, दोबारा लुक करते हैं, देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको फ्रंटल लोब दिखाऊं, सो सेरेब्रम का ये पार्ट, ये जो आपको नजर आ रहा है फ्रंटल बोन के नीचे, दिस इज द फ्रंटल बोन के नीचे, दिस इज द फ्रंटल लोब। अब इस फ्रंटल लोब का क्या क्या काम होगा, बोलो 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 मेरे साथ, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब, क्या काम होगा। हाँ आई गेस
इसमें कोई इश्यू आ गया है। मैं एक दफा और ट्राई करूँ, इसका इश्यू आ गया। पीजी मॉडल ऑफ ब्रेन। चलो इसको दोबारा देख लेते हैं, यानी क्या इशू आया था। खैर चलो, फ्रंटल लोब क्या कहते हैं, बोलो बोलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फ्रंटल लोब? क्या फंक्शन है फ्रंटल लोब का? आई वांट योर आंसर्स। चलो अब आप देख सकते हैं। ओके, दिस इज द फ्रंटल। तो ये आपको नजर आ रहा है फ्रंटल लोब। अब फ्रंटल लोब के बारे में आप क्या याद रख सकते हो? फ्रंटल लोब के बारे में ये याद रख सकते हो कि फ्रंटल लोब आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम कर रहा होता है। उसके अंदर थिंकिंग वाला फंक्शन आ जाएगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज वाला फंक्शन आ जाएगा। ये सारे कौन कंट्रोल कर रहे होते हैं? आपका फ्रंटल। कौन कंट्रोल करते हैं? आपका फ्रंटल, ठीक है। उसके अलावा देन आपके पास होता है पैराइटल लोब। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, देन ऑसिपिटल लोब, देन टेम्पोरल लोब। अब मुझे एक एक करके जल्दी से बताओ कि किसका क्या स्ट्रक्चर होगा। आई वांट योर आंसर्स, आई वांट योर आंसर्स। बोलो भाई अब। मुझे आंसर्स चाहिए ताकि आप लोग का मुझे रिस्पॉन्स मिले साथ साथ। ओके, कुछ इश्यू है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो यस, टेम्पोरल का काम समवॉट हियरिंग के अंदर है। शाबाश, ठीक है। चलो अब अगर मैं यहाँ लिखूं, यहाँ पे तो लिख नहीं सकता। दिस इज द फ्रंटल लोब, पहले यहाँ पे देख लो, दिस इज द फ्रंटल लोब। देन अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूं, फ्रंटल लोब के बिल्कुल पीछे क्या है? दिस वन इज द पैराइटल लोब, सॉरी ऑसिपिटल लोब, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ऑसिपिटल लोब हो गया। देन दीज आर द पैराइटल लोब, ये जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर द पैराइटल लोब, ठीक है। इन पैराइटल लोब्स के अलावा और कौन सा लोब होगा? टेम्पोरल। तो ये टेम्पोरल लोब जो कानों के लोब, ठीक है। अब चलो वापस चलते हैं हम अपने इसके ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि सेरेब्रम के अंदर लोब्स होंगे, और लोब्स के बारे में मैंने आपको ये बताया कि आप ये याद रखोगे कि 4 लोब्स हैं, ठीक है। 4 लोब्स हैं, उन 4 लोब्स के अलग अलग फंक्शन है, उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब का काम क्या है? फ्रंटल लोब का काम है डिसीजन मेकिंग। फ्रंटल लोब का और क्या काम है? फ्रंटल लोब का काम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, इनहिबिशन, पर्सनालिटी, इमोशनल ट्रेट्स, लैंग्वेज प्रोडक्शन, मोटर प्लानिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं सबसे पहले जजमेंट, तो आप किसी पे अगर जजमेंट पास करते हो तो दैट इज ड्यू टू द फ्रंटल लोब। उसके अलावा क्या बताया? इनहिबिशन, पर्सनालिटी, इमोशनल ट्रेट, ये सारी चीजें हो गई। फिर कौन सा लोब है? फिर आपके पास आता है पैराइटल लोब। ये पैराइटल लोब क्या करता है? पैराइटल लोब के बारे में अगर मैं बात करूं तो पैराइटल लोब भी आपका बहुत सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होता है। टेस्ट, टच,
इनकी परसेप्शन के अंदर, इनको सेंस करने के अंदर कौन काम करता है? ये काम करता है। मैथमेटिक कैलकुलेशन, रीडिंग, राइटिंग, ये सब कहाँ हो रही होती है? पैराइटल के अंदर। देन आता है टेम्पोरल, ठीक है। टेम्पोरल की अगर मैं बात करूं, टेम्पोरल का काम क्या होगा? एनीवन, टेम्पोरल का काम क्या होगा? टेम्पोरल का काम है आपका लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, सुनना, सुन के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना इज द टेम्पोरल लोब। फिर ऑसिपिटल का काम क्या होगा? देखना, विजुअल परसेप्शन। तो अगर किसी का ऑसिपिटल लोब डैमेज हो जाए तो क्या होगा भाई? बोलो, ऑसिपिटल लोब डैमेज हो जाए तो क्या होगा? आपका विजुअल परसेप्शन चली जाएगी। लिख देता हूं, ऑसिपिटल लोब, विजुअल परसेप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल परसेप्शन, ठीक है। चलो, अब आगे की कुछ और चीजें भी हैं, उनको भी हमने देखना है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब हमारे पास जो एक चीज आती है, दैट इज बेसिकली द मोटर एरिया, द सेंसरी एरिया एंड द एसोसिएशन एरिया। अब तीन चीजें होती है, मोटर एरिया, सेंसरी एरिया एंड द एसोसिएशन एरिया, ठीक है। अगर मैं यहां दिखाऊं तो इधर देखो, सीरियस, अगर आप यहां देखो तो इस सेरेब्रम के अंदर तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही हैं। दिस इज द सेंसरी एरिया, दिस इज द मोटर एरिया, एंड कुछ यहाँ पे आपको एसोसिएशन एरियाज भी नजर आएंगे, ठीक है। वो यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, बट अगर मैं यहाँ लिखूं कि सेंसरी एरिया क्या करेगा? सेंसरी एरिया में आपके पास तमाम की तमाम क्या आ रही होगी? सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो सेंसरी एरिया में क्या आ रही होगी? सेंसरी एरिया के अंदर आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही होगी। अब सवाल ये होता है कि सर तमाम सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके पास सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम के अंदर आती है? नहीं, कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपके सेरेब्रम तक नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट रेट बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसकी जो नर्व इंपल्स आएगी वो सेरेब्रम तक नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जो भी आपको फील होता है वो सेरेब्रम तक। खैर, ये आगे की बातें छोड़ दो। मोटर एरिया से क्या होगा? मोटर एरिया में बेसिकली आपकी मोटर एक्टिविटीज का ऑर्डर जाएगा, मोटर इंफॉर्मेशन, मोटर इंफॉर्मेशन। एंड देन फिर हमारे पास एसोसिएशन एरिया आता है जो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। ये हो गया आगे। अब आ जाओ, हम आगे कुछ और चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थैलेमस को, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया, क्या हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे? अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक स्लाइड लेता हूँ और हाँ, चलो अब यहाँ पे आप लिखते हैं थैलेमस, और थैलेमस के अलावा मैं बाकी सारी चीजें डिस्कस करते हैं। थैलेमस, थैलेमस के बारे में कहा जाता है इट इज द रिलेइंग सेंटर। रिलेइंग सेंटर, रिलेइंग सेंटर का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, दिस इज द सेरेब्रम, दिस इज द थैलेमस। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी, सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी, वो सबसे पहले जाएगी थैलेमस में, और थैलेमस फिर उनको अपनी अप्रोप्रिएट जगह पे भेजेगा। तो थैलेमस जो है वो रिलेइंग सेंटर का काम करेगा। तमाम इंफॉर्मेशन आएगी थैलेमस के पास, और थैलेमस फिर उनको आगे अप्रोप्रिएट जगह पे भेजेगा। गॉट इट? बोलो भैया, इतना क्लियर है? यस, तमाम इंफॉर्मेशन थैलेमस के पास और थैलेमस के पास। अब आ जाओ लिम्बिक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम क्या है? लिम्बिक सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो लिम्बिक सिस्टम आपके थैलेमस, अगर आप यहां देखो तो हाँ, ये आपको नजर आ रहा है क्या? अगर आप उसको देखो, इस पिक्चर को देखो, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेरेब्रम, दिस इज द थैलेमस, सॉरी दिस इज द थैलेमस, और इसके अलावा ये सब क्या नजर आ रहा है आपको? लिम्बिक सिस्टम।
तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आ जाता है? हिपोकैम्पस, अमिगडाला, हाइपोथैलेमस, सिंगुलेट गायरस छोड़ दो, बेसल गैंग्लिया छोड़ दो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यहाँ लिख भी दूं साथ साथ, तो लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपने क्या याद रखना है? लिम्बिक सिस्टम के अंदर आपने याद रखना है लिम्बिक सिस्टम, और इसके अंदर आपने याद रखना है सबसे पहले हिपोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, और अमिगडाला। इन तीनों को आपने याद रखना है। अब एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं हाइपोथैलेमस की। तो थैलेमस के बिल्कुल नीचे, हाइपो का मतलब होता है नीचे, हाइपोथैलेमस मींस जस्ट बिलो द थैलेमस, जस्ट बिलो द थैलेमस। ये आपको नजर आ रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होगा? सबसे पहले हाइपोथैलेमस के अगर मैं बात करता हूं तो हाइपोथैलेमस के दो फंक्शंस हैं। यहाँ लिख भी लेता हूं साथ में, मतलब भूल ना जाओ। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम हाइपोथैलेमस के बारे में पहले। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के दो फंक्शन, एक है आपका वेजिटेटिव फंक्शन या नर्वस फंक्शन, और एक है आपका एंडोक्राइन फंक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे। एंडोक्राइन फंक्शन अभी हमने नहीं पढ़ना, अभी हमने पढ़ना है इसका वेजिटेटिव फंक्शन। वेजिटेटिव का मतलब है नर्वस फंक्शन, नर्वस सिस्टम में क्या रोल प्ले करता है। अब अगर मैं नर्वस सिस्टम की बात करूं, हाइपोथैलेमस कहां मौजूद है? पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। हाइपो कहते हैं नीचे, थैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट बिलो द थैलेमस। सो दिस इज द हाइपोथैलेमस। अब ये क्या क्या काम करता है, मैं इसके सबसे पहले बात करूंगा कौन से फंक्शंस की, इसके वेजिटेटिव फंक्शंस की। तो वेजिटेटिव फंक्शंस के अंदर हमारे पास आ जाता है इसके अंदर कोऑर्डिनेशन सेंटर बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना। व्हाट इज कॉल्ड द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी? थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या कंट्रोल करता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। उसके अलावा यहाँ पे हंगर सेंटर होते हैं, यहाँ पे सटाइटी सेंटर होते हैं। सटाइटी सेंटर का मतलब आपने खाना खा लिया, अब आपको भूख नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस में सटाइटी सेंटर है। उसके अलावा आपका वाटर बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन भी कहां से हो रही होती है? हाइपोथैलेमस से। उसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कौन रेगुलेट कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। ऑटोनॉमिक फंक्शंस भी आपके पास यहीं से कंट्रोल हो रहे होते हैं। ओके, अब कुछ साइंटिस्ट ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हाइपोथैलेमस के डिफरेंट एरियाज को स्टिमुलेट किया। तो उनको नजर आया कि एंगर और दो तीन जो इमोशंस हैं वो भी कौन बना रहा होता है, वो भी कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। जैसे फेयर, प्लेजर, सेक्सुअल अरूजल, इनके जो सेंटर्स है ना, इनको अगर आप स्टिमुलेट करोगे तो ये भी परफॉर्म होते हैं। हाइपोथैलेमस पे हमने बात कर ली। अब आ जाओ किसके ऊपर? अब आ जाओ अमिगडाला के ऊपर। ठीक है, अमिगडाला पे डिस्कशन कर लेते हैं। अमिगडाला का काम क्या है भाई? अमिगडाला के बारे में आप क्या याद रखोगे? अमिगडाला के बारे में याद रखोगे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल, आपके सामने फॉर एग्जांपल आपको किसी ने थप्पड़ मारा, अब आपको आएगा गुस्सा। एनवायरनमेंट क्या है? किसी ने आपको थप्पड़ मारा है, आपका इमोशन क्या आना चाहिए? बोलो मेरे साथ, आपका इमोशन क्या आना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, आपका इमोशन आना चाहिए गुस्सा। ये गुस्सा कौन प्रोड्यूस करेगा? अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस, ये गुस्सा प्रोड्यूस करेगा अमिगडाला। तो अमिगडाला प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस behavior according to environmental stimulus. Clear? Yes, इमोशनल ब्रेन आप कह सकते हो। अब हिपोकैम्पस का क्या फंक्शन है? हिपोकैम्पस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हिपोकैम्पस बेसिकली आपकी, देखो, एंगर प्रोड्यूस होना, फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा, आपने कभी खाना ना खाया तो आपको गुस्सा आने लगता है। क्यों भाई? आसपास तो आपकी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो गुस्सा दिलाए। गुस्सा क्यों आता है?
बताओ मुझे, एक बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं। क्यों आता है गुस्सा? इसलिए आता है क्योंकि उस वक्त आपका हंगर सेंटर जी सॉरी सेक्टर हंगर सेंटर हंगर सेंटर एक्टिवेट होता है, और जैसे ही हंगर सेंटर एक्टिवेट होता है ना, वो साथ में एक्टिवेट करता है हंगर सेंटर। तो आपको क्या लगता है? आप गुस्सा आएगा, लेकिन एक गुस्सा वो है जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की वजह से आएगा। आपके सामने किसी ने गलत काम कर दिया, गुस्सा आएगा, दैट इज इट। ठीक है, हिप्पोकैम्पस की हम बात कर रहे थे। हिप्पोकैम्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हिप्पोकैम्पस आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करता है। मेमोरी कितनी तरह की होती है? वैसे अगर आप कभी न्यूरोलॉजी की किताब पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे मेमोरीज ऑफ 3 टाइप्स, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो होती है जो अभी याद की, फॉर एग्जांपल आपके अब्बा कहते हैं आपको एक फोन नंबर कहते हैं, और आप 2 सेकंड के लिए फोन नंबर याद करते हो, लेकिन अगर मैं कल आपसे वो फोन नंबर पूछूं तो वो आपको याद नहीं। दैट इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन अगर आप उसे बार बार रिकॉल करोगे तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? लॉन्ग टर्म। अब सवाल ये आता है कि सर हम इन टॉपिक्स को तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या करें? हम क्या करें? सिंपल, जब आप एक एक चीज को बार बार रिपीट करते हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसीलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि 21 डेज हैबिट, सुना है? 21 डेज में हैबिट आपकी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कभी आप नोट करना, अगर आप रोजाना 10 बजे सोना शुरू करो 21 दिन, तो 22वें दिन आपको क्या होगा? 22वें दिन खुद ब खुद आपको 10 बजे नींद आएगी, हैबिट बनेगी। ओके, तो लिम्बिक सिस्टम पे हमने बात कर ली है, हिप्पोकैम्पस पे बात कर ली है। अब आ जाओ मिड ब्रेन के, अब आ जाओ मिड ब्रेन। सही है, मिड ब्रेन नॉर्मली इंसानों के अंदर रिड्यूस्ड है। नॉर्मली इंसानों के अंदर इतना बड़ा आपको मिड ब्रेन नजर नहीं आता, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप यहाँ देखोगे, ये आपको नजर आ रहा है मिड ब्रेन, ठीक है? तो दिस इज द मिड ब्रेन। मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। दिस होल इज द मिड ब्रेन। ये क्या है? मिड ब्रेन। सर इस मिड ब्रेन का काम क्या है, क्या याद रखना है? मिड ब्रेन में सिर्फ आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो है ये रिलेइंग सेंटर का काम करता है, क्योंकि यहां पे होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रेटिकुलर फॉर्मेशन? क्या इंपॉर्टेंस होगी? और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको मिड ब्रेन में नहीं मिलता, बल्कि मिड ब्रेन से लेकर नीचे तक जाता है। अगर आप यहां देखो, मैं यहां दिखाऊं आपको, सो दिस इज होल द रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये जो पूरा आपको नजर आ रहा है ना, दिस होल इज द रेटिकुलर फॉर्मेशन। स्टार्ट मिड ब्रेन से होकर नीचे तक जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिकुलर फॉर्मेशन? हाँ भाई, क्या फंक्शन होगा? आपके कॉन्शियस लेवल को कंट्रोल करता है। अब होता क्या है, जब आप रात में बिल्कुल थक जाते हो ना, आपका रेटिकुलर सेंटर बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो आपको नींद आ जाती है। और जैसे ही फॉर एग्जांपल, हाँ, कॉन्शियस लेवल, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी शख्स का रेटिकुलर फॉर्मेशन डैमेज हो जाए तो क्या होगा? सवाल, किसी शख्स का रेटिकुलर फॉर्मेशन डैमेज हो जाए, वो कोमा में चला जाए, कोमा में चला जाए, कोमा में चला जाए। ये हो गया रेटिकुलर फॉर्मेशन के बारे में। अब आ जाओ हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन में क्या याद रखना है? हाइंड ब्रेन में क्या याद रखना है? चलो मैं आपको लिख देता हूँ। हाइंड ब्रेन में कुछ चीजें याद रखनी है। हाइंड ब्रेन, याद करो, हाइंड ब्रेन में क्या क्या चीजें आ जाती है? हाइंड ब्रेन में आपकी 3 चीजें आ जाती है। एक आता है आपका पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम।
Cerebrum is different. Cerebellum is different. Cerebrum is different. Cerebellum is different. Cerebellum, medulla और pons. एक एक करके हम सबको देख लेते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मेड्यूला की, तो मेड्यूला आपकी ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग, किस किस को कंट्रोल करता है? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वॉलोइंग, ब्रीदिंग. तो ये आपको नजर आ रहा है मेड्यूला. इसके ऊपर क्या है? पॉन्स. पॉन्स और फिर मेड्यूला. और पीछे जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सेरिबेलम. अब अगर आप यहां से, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ब्रेन स्टेम क्या होती है, भाई स्टेम क्या होता है, स्टेम दरख्त का क्या होता है, अगर आप यहां देखोगे कभी तो स्टेम दरख्त का कुछ यूं होता है ना. तो दिस इज द स्टेम. बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहां देखोगे, ये ब्रेन की स्टेम की तरह काम कर रहा है और पीछे ये पूरा क्या है? ब्रेन. सो कौन कौन से स्ट्रक्चर ब्रेन स्टेम के अंदर आ जाते हैं? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला. इन तीनों को मिला के आप क्या कहते हो? ब्रेन स्टेम. दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम. और बाकी हाइंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट्स आते हैं, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम. ठीक है, ये आप ये याद रखते हैं. चलो, पॉन्स, मेड्यूला एंड सेरिबेलम. अब पॉन्स क्या कंट्रोल करता है वो हमने डिस्कस कर, मेड्यूला क्या डिस्कस करता है वो हमने डिस्कस कर लिया. अब आ जाओ पॉन्स के ऊपर. पॉन्स क्या करता है? पॉन्स बेसिकली आपकी वेक और स्लीप, आपको ट्रांजिशन करता है ना. फॉर एग्जांपल, जागते से सोना है और सोने से जागना है, तो ये कौन करेगा? पॉन्स करेगा. उसके अलावा पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है. एक सवाल बनता है कि ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है, और एक सवाल करता है पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कौन कंट्रोल करता है. पैटर्न का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, एक शख्स होता है ना, कभी आपने किसी मरीज को देखा वो लंबी लंबी सांसें लेता है, दैट इज द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग. मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूँ, दैट इज डिफरेंट. तो पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग इज डिफरेंट और ब्रीदिंग इज डिफरेंट. ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं मेड्यूला, पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है. ओके, द लास्ट वन इज द सेरिबेलम. सेरिबेलम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी आंख बंद करो, अपनी नोज को टच करो, आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. कैसे? आपको तो नहीं दिख रहा. आपकी बॉडी में इस वक्त जो मूवमेंट्स हो रही है, इनको कोऑर्डिनेट कौन करता है? सेरिबेलम. तो अगर किसी का सेरिबेलम डैमेज हो जाए ना, तो वो अपनी बॉडी की डिफरेंट जो मूवमेंट्स है उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, आप देखते हो, आप सुनते हो, उस हिसाब से आपकी बॉडी में मूवमेंट्स होते हैं. इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम का होता है. खैर, ये आगे की चीज है, इस पे अभी आप बात नहीं कर सकते, तो काफी सही है. यहाँ पे हमने मेजर ब्रेन का पार्ट तो डिस्कस कर लिया. अब सवाल ये होता है कि सर आपने एक बात तो बताई नहीं, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि सीरियल, अगर मैं यहाँ डिस्कस करूँ, ये देखो, ये सेरिबेलम नजर आ रहा है. ठीक है, दिस इज द पॉन्स एंड मेड्यूला. अच्छा, चलो अब इधर आ जाओ. अब एक चीज जो रह गई वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. अब सवाल ये होता था कि सर आपने हमें ये पढ़ाया था कि आपका जो रोडेनसेफेलॉन है ना, ये दो स्वेलिंग्स के अंदर कन्वर्ट होता है. कौन सी दो स्वेलिंग्स थी? ऊपर थी मेटेनसेफेलॉन और नीचे थी माइलेनसेफेलॉन. मेटेनसेफेलॉन से क्या बनता है और माइलेनसेफेलॉन से क्या बनता है? ठीक है. अब अगर मैं मेटेनसेफेलॉन की बात करूं, तो मेटेनसेफेलॉन से बनता है आपका पॉन्स और सेरिबेलम. और माइलेनसेफेलॉन से क्या बनता है? माइलेनसेफेलॉन से बनता है मेड्यूला. जो नीचे आता है वो नीचे से बनता है. क्लियर? क्लियर है? बोलो भाई, इतना क्लियर है? चलो, अब इसके अंदर कोई सवाल है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? ब्रेन तकरीबन यहाँ पे खत्म हो गया. नहीं, मैं स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ाऊंगा.
स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ा, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। Now we are going to talk about the ventricles, ठीक है? Ventricles क्या होता है? देखो ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स आपको हार्ट में भी मिलते हैं और वेंट्रिकल्स आपको ब्रेन में भी मिलते हैं। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स आर द खाली जगह। तो आपके ब्रेन में कुछ खाली जगहें होती हैं, यहां पे आपको नजर आ रहा है ब्रेन में कुछ खाली जगहें हैं। दिस वन इज द फर्स्ट खाली जगह, द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, ठीक है? अब अगर आप गौर से देखोगे ना तो एक ये इस तरीके की खाली जगह होती है आपके राइट हेमिस्फीयर में और एक होती है लेफ्ट हेमिस्फीयर में, तो ये कहलाता है लेटरल वेंट्रिकल। तो एक लेटरल वेंट्रिकल होता है राइट हेमिस्फीयर में, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर में। सर मैं कैसे मान लूं, दिखाएंगे आप? बिल्कुल देख लेते हैं, आ जाओ उसी स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं, आ जाओ उसी स्ट्रक्चर के ऊपर चलते हैं, वेंट्रिकल्स को देख लेते हैं, ठीक है? ये देखो, अब ये देखो, ये क्या नजर आ रहा है? अगर आप, मैं इसको थोड़ा सा घुमाऊं, ये नजर आ रहा है दो लेटरल वेंट्रिकल। उसके अलावा एक ये आपको नजर आ रहा है बीच में, दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, और एक ये आपको बिल्कुल नीचे नजर आ रहा है, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। तो कितने वेंट्रिकल हो गए? चार। दो को क्या कहते हो? जो एक राइट में होता है एक लेफ्ट में होता है। बोलो मेरे साथ, बोलो 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 मेरे साथ बोलो। क्या मजा नहीं आ रहा? सो रहे हो? लेटरल वेंट्रिकल, शाबाश। क्या कहते हो? लेटरल वेंट्रिकल कहते हो। उसके अलावा ये क्या नजर आ रहा है? दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल, दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल। सर इन वेंट्रिकल्स में होता क्या है? चलो वापस चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। इन वेंट्रिकल्स में होता क्या है कि इन वेंट्रिकल्स के अंदर होता है सीएसएफ, ठीक है? इन वेंट्रिकल्स में क्या होता है? सीएसएफ। तो इन वेंट्रिकल्स में आपको मिलेगा सीएसएफ। सर इन वेंट्रिकल में ये सीएसएफ बनता है, आपने कहा ठीक है मान लेते हैं सीएसएफ बनता है वेंट्रिकल के अंदर। अब सीएसएफ के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर सीएसएफ बना, ये सीएसएफ जाएगा कहां पे? ये देखो यहां पे मैंने कुछ डायग्राम शो की हैं, ये देखो सीरीज, ये सीएसएफ बना आपका वेंट्रिकल्स के अंदर, ये गया थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है? अगर आप यहां देखो, और थर्ड वेंट्रिकल से गया फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल से गया सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर ये आपको सब एराकिनोइड स्पेस के अंदर घूमता घूमता नजर आ रहा है। सर क्या क्या हमारे पास जो, क्या नहीं नहीं चार क्यों हो गए? दो लेटरल वेंट्रिकल, एक थर्ड वेंट्रिकल, एक फोर्थ वेंट्रिकल, टोटल चार वेंट्रिकल। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि भूल जाओगे फिर कोई मसला हो जाएगा। तो टोटल कितने वेंट्रिकल्स हो गए? फोर वेंट्रिकल्स। एक हमारे पास होता है लेटरल वेंट्रिकल जो कि पेयर्ड होता है। पेयर्ड का मतलब एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। एक होता है थर्ड वेंट्रिकल, ये सिर्फ एक ही होता है। एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल, ये भी सिर्फ एक। फोर्थ वेंट्रिकल, इन वेंट्रिकल्स के अंदर क्या फ्लो कर रहा है? सीएसएफ फ्लो कर रहा है, बस ये सर। ये सीएसएफ बनता है आपका वेंट्रिकल्स के अंदर, जाता कहाँ पे? इसी वेंट्रिकल के अंदर ये रीअब्सॉर्ब भी कर लिया जाता है ब्लड में, सही है? वो आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लेवल पे जो है उतना आप कर सकते हैं। अब आ जाओ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड भी आज ही हम डिस्कस करेंगे। चलो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में क्या याद रखना है भाई? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पहले मैं स्पाइनल कॉर्ड देख लेता हूँ। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आपने याद रखना है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड इट इज एक्चुअली
ब्रेन के बिल्कुल नीचे क्या स्टार्ट होती है, बिलो ब्रेन आपको मिलती है स्पाइनल कॉर्ड। क्या मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड। अब सवाल ये होता है कि सर इस स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए, इस स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या होता है। इस स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन भी तीन ही जरिए से होती है, बोन, बोन मेम्ब्रेन, बोन मेम्ब्रेन और फ्लूइड। सर मैं कैसे मान लूं, इधर देखो सीरियस, ये आपको नजर आ रहा है एक कट सेक्शन, ये ब्लर ही होगा, ठीक है, ये ब्लर होगा, इसके लिए इसकी टेंशन नहीं होगी। ये आपको नजर आ रही है वर्टिब्री, ये नजर आ रही है वर्टिब्री, ये है वर्टिब्री का पीछे का हिस्सा। ये आपको नजर आ रहा है फोरामेन, फोरामेन कहते हैं खाली जगह को। यहां पे ये क्या मौजूद है, स्पाइनल कॉर्ड। इस स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड पहले तो बोन हो गई, बोन क्या, वर्टिब्रल कॉलम, बोन क्या, वर्टिब्रल कॉलम। इस स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी वही मेन चीज है जो आपने ब्रेन में पढ़ी। फिर यहाँ पे सेंट्रल लोकेशन पे खाली जगह होती है जिसको आप कहते हो क्या, जिसको आप कहते हो, अगर मैं यहां दिखाऊं तो ये देखो, ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल कनाल। इस सेंट्रल कनाल के अंदर क्या होता है, सीएसएफ। अब वापस आ जाओ यहाँ पे, तो हमने क्या डिस्कस किया कि आपके पास सबसे पहले मौजूद है, ओके, सबसे पहले आपके पास मौजूद है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। फिर आपके पास मेम्ब्रेन में वही मेन चीज मौजूद है, और फ्लूइड में आपके पास सीएसएफ मौजूद है। ठीक है, चलो ये डिस्कस हो गया। अब सवाल ये होता है कि सर ब्रेन में, ब्रेन कहाँ खत्म होता है और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ स्टार्ट होती है। ये आपने स्कल को नीचे से देखा है, ये आप किसको देख रहे हो, स्कल को नीचे से देख रहे हो। जब आप स्कल को नीचे से देखोगे तो स्कल के नीचे आपको एक बहुत बड़ा होल नजर आएगा। होल को बायोलॉजी में कहते हैं फोरामेन, होल को बायोलॉजी में कहते हैं फोरामेन, फोरामेन। सर ये कौन सा फोरामेन है, ये है फोरामेन मैग्नम। दिस इज द लार्जेस्ट फोरामेन इन द स्कल, एंड यहीं से आपका ब्रेन किसके अंदर कंटिन्यू होता है, स्पाइनल कॉर्ड। गॉट इट, बोलो, गॉट इट। सर स्पाइनल कॉर्ड खत्म कहां पे होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है आपका थर्ड लंबर वर्टिब्री पे। ये याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है आपका ये फोरामेन मैग्नम से और खत्म होता है एंड्स एट L3, L3 बोले तो थर्ड लंबर वर्टिब्री, थर्ड लंबर वर्टिब्री। एपेंडाइमल सेल्स बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। अब आ जाओ स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपने क्या याद रखना है भैया, स्ट्रक्चर के अंदर आपने कुछ चीजें याद रखनी है। अगर मैं यहाँ आपका स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको, तो ये आपको नजर आ रहा है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। अब जब मैंने स्पाइनल कॉर्ड को कट किया तो मुझे क्या नजर आता है, मुझे ये नजर आता है कि स्पाइनल कॉर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक आपको नजर आता है अंदर एज शेप पार्ट, और बाहर आपको नजर आता है बाकी वाला पार्ट। ये जो अंदर पार्ट मौजूद है ना, दिस इज ग्रेइश इन नेचर एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में कहां है, ग्रे मैटर स्पाइनल कॉर्ड में है अंदर, यानी कि इनर साइड पे क्या मौजूद है, आप क्या होगे, इनर साइड पे आपका मौजूद है ग्रे मैटर। बाहर, बाहर क्या मौजूद है, आउटर, आउटर वन इज व्हाइट मैटर। सर ग्रे मैटर किससे बनता है, सेल बॉडी से। व्हाइट मैटर किससे बनता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन से, माइलिनेटेड एक्सॉन से। तो याद रखना कि ग्रे मैटर आपको स्पाइनल कॉर्ड में अंदर मिलेगा और व्हाइट मैटर आपको स्पाइनल कॉर्ड में बाहर मिलेगा। जबकि ब्रेन में क्या था, बोलो भाई, ब्रेन में क्या सीन था, बोलो बोलो बोलो। ब्रेन में उल्टा था, ब्रेन में आउटर वन इज द, आउटर वन इज द ग्रे मैटर, इनर वन इज द व्हाइट मैटर। खैर, अब अगर आप यहां देखोगे तो यहां पे मैं एनानुएट भी कर देता हूं साथ में, हाँ सीरियस। तो ये जो आपको एच शेप नजर आ रहा है ना, दिस इज द ग्रे मैटर, और बाहर क्या नजर आ रहा है, व्हाइट मैटर। इस ग्रे मैटर के बीच में आपको एक कैनाल नजर आती है, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल कैनाल। इसके अंदर क्या फ्लो करता है, सीएसएफ फ्लो करता है। अब आ जाओ,
इस ग्रे मैटर के बाहर में आपको नजर आ रहा है व्हाइट मैटर, और ये क्या है, हॉर्न। ये हॉर्न पीछे की साइड पे है, तो पीछे को कहते हो डॉर्सल। डॉर्सल हमेशा कहते हैं पीछे को, डॉर्सल इज ऑल्सो कॉल्ड द पोस्टीरियर। तो पीछे ये जो ग्रे मैटर का हॉर्न मौजूद है, दिस इज कॉल्ड द डॉर्सल हॉर्न, ठीक है। फिर आगे जो मौजूद है, दिस इज कॉल्ड द वेंट्रल हॉर्न, और ये जो साइड वाला है, दिस इज कॉल्ड द लेटरल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न में किसके एक्सॉन होंगे, बोलो। डॉर्सल हॉर्न में किसकी सेल बॉडीज होंगी, बोलो मेरे साथ। डॉर्सल हॉर्न से क्या आता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन। वेंट्रल हॉर्न से क्या जाता है, मोटर इंफॉर्मेशन। ये आपने याद रखना है। देखिए डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न के बारे में आपने इतना जरूर याद रखना है कि डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न में क्या होता है, सही। चलो ओके, ये भी बात समझ में आ जाती है। सर ये निकला पीछे से आपका क्या, ये निकला पीछे से आपका क्या निकला भाई, ये निकला आपकी डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। दिस इज द डॉर्सल रूट जिसके अंदर सेंसरी इंफॉर्मेशन है, दिस इज द वेंट्रल रूट जिसके अंदर मोटर इंफॉर्मेशन है। डॉर्सल रूट आगे आगे डिवाइड होती है और इसके अंदर होता है गैंग्लिया, जिसे आप कहते हो डॉर्सल रूट गैंग्लिया। फिर डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट ज्वाइन करती है, यहाँ से मोटर इंफॉर्मेशन आती है, यहाँ से सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, ये दोनों ज्वाइन करती है और बनाती है स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व के अंदर मोटर इंफॉर्मेशन भी होती है और सेंसरी इंफॉर्मेशन भी होती है। ऐसी नर्व जिसके अंदर मोटर इंफॉर्मेशन और सेंसरी इंफॉर्मेशन दोनों होती है, दैट इज कॉल्ड द मिक्स्ड नर्व। तो याद रखना तमाम की तमाम स्पाइनल नर्व्स क्या होती है, मिक्स्ड नर्व। वैसे स्पाइनल नर्व्स आर द पार्ट ऑफ द पैराफेरल नर्वस सिस्टम, बट स्टिल, ठीक है, अभी इतना याद रख सकते हो। इसके अंदर कोई मसला है, बोलो। अब एक आखिरी चीज, लेट्स सपोज दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड और ऊपर क्या है, ब्रेन। एग्जांपल दे, अब कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, लेट्स सपोज ये रिसेप्टर है, ये क्या है, रिसेप्टर। इससे इंफॉर्मेशन आ रही है कहां, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये स्पाइनल कॉर्ड में जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ये ऊपर जानी है आपने कहा, ऊपर भेजनी है आपने ब्रेन के पास। तो अब क्या होगा, ये तो चलो नर्व हो गई, ये क्या हो गई नर्व। अब आपने एक्सॉन को ऊपर भेजना है, एक्सॉन कहां चला गया, सीएनएस में। सो द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन द सीएनएस इज कॉल्ड द ट्रैक्ट। तो ट्रैक्ट क्या करेगा, ट्रैक्ट आपकी इंफॉर्मेशन को फ्लो करेगा फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। क्लियर, क्लियर। ट्रैक वैसे मैंने पढ़ाया भी था, ट्रैक पढ़ाया था ना मैंने, बोलो बोलो। ट्रैक पढ़ाया हुआ भी था मैंने, चलो ठीक है बच्चों, आई गेस इतना काफी है। आज बहुत लंबी क्लास हो गई, बट चलो हो गई। ओके, रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी सेंट्रल कैनाल में, सी से। चलो।